So hello everyone, this is the day 3 of our History NCERT Sutra series एंड मैं आशा करता हूं कि आपको डे 1 और डे 2 का जो परसेप्शन है वो समझ में आ गया होगा एंड एट द सेम टाइम यू वुड हैव रेड द एनसीईआरटी चैप्टर्स दैट वर गिवन टू यू इन दिस थर्ड day of History NCERT Sutra series. Next topic or the next chapter for you is Kingship, Caste and Clan, early societies that dwelt during the time period of 600 BC to 600 CE. तो यहाँ पर ये एक जनरल रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे 1000 साल के लगभग के टाइम पीरियड में दुनिया किस तरह से डेवलप हुई है और उसको हम किस तरह से देखते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब तक हिस्ट्री में हुआ क्या है, तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आपको ये हमेशा याद रखना है कि हिस्ट्री में अगर कुछ भी हो रहा है तो वो कॉज एंड इफेक्ट के कारण होगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। इस चीज को बहुत ढंग से समझ। मान लीजिए अगर दुनिया में कोई भी कंसेप्ट है, अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट अगर कभी दुनिया में आया, लाइक दिस इंटरनेट केम इनटू वर्ल्ड इन द इयर्स ऑफ 1980s। दिस वाज अमेरिका का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट था, उसके अंदर इंटरनेट को बनाया गया था। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसकी वजह से दुनिया डेवलप होती गई और आज के टाइम में हम एआई को जानते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आज एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है हमारे पास, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था इंटरनेट। की अगर इंटरनेट ना आता तो हमारे पास एआई की टेक्नोलॉजी ना होती। तो फॉर AI into existence, for the need of AI into existence, we must have internet as the starting point. उसी तरह से अगर हम यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, तो हिस्ट्री के हर पैटर्न के अंदर जो भी हुआ है समाज में, उसमें भी कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न होगा। अब इस चीज को समझने के लिए अगर हम 600 BC के पहले के टाइम पीरियड की बात करें, तो ये कौन सा टाइम पीरियड है? 600 BC के पहले हमारे पास वैदिक एज, जब वेद दुनिया में लिखे गए। और वेदों के अंदर हमारे पास टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अब ये चारों वेद अलग अलग तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वेद है वो है ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर, सबसे पुराना स्क्रिप्चर भी है। और इसके अंदर ज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कि दुनिया किस तरह की होगी, समाज किस तरह का है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट दिया गया है ऋग्वेद के अंदर, जो कि है वर्ण सिस्टम के बारे में। कि वर्ण सिस्टम क्या है कि पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को 4 हिस्सों में बांट देना, वेयर द ब्राह्मण्स टेक द फर्स्ट प्लेस, then we have kshatriyas taking the second place or the ruling administrative class. At the third place we have vaishyas, the business community जो trade and commerce करेगी। और at fourth we have shudras, जो इन पहली 3 वर्णास के लिए एज अ वर्कर, एज अ सर्विस, उनके सर्विस में काम करेंगे। तो ये 4 वर्णा सिस्टम के हिसाब से समाज को डिफाइन कर दिया गया। When this concept came into the Vedas, तो वहां पर इस कंसेप्ट को किस तरह से दिया गया था कि आप अपनी दुनिया के अंदर, आप अपने जीवन के अंदर जिस तरह का काम करेंगे, मान लीजिए आप कोई बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड इंटेलेक्चुअल काम कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण की कैटेगरी में जाएंगे, सो यू आर अ ब्राह्मण। अगर आप मान लीजिए प्रिंसली क्लास को बिलोंग करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को बिलोंग करते हैं, आप किसी राजा के बेटे हैं, उसके परिवार में हैं, या फिर मान लीजिए आप ब्यूरोक्रेट की कैटेगरीज में आते हैं, तो आप क्षत्रिय बनेंगे, बिकॉज यू आर मैनेजिंग द होल ऑफ द सोसाइटी। अगर आप मान लीजिए ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते हैं, बिजनेस का काम करते हैं, और उसकी जो इंपॉर्टेंस है अगर विद द टाइम बढ़ रही है, तो वो किस चीज में आएगा? वो हमारे पास आएगा इस वैश्य कम्युनिटी में, वैश्या में। और जो लोग बिल्कुल पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो अपनी खुद से कुछ कर नहीं सकते, बेसिकली वो स्किललेस है, स्किलफुल नहीं है, तो वो शूद्र कैटेगरी में जाएंगे। अब हुआ क्या, करप्शन की वजह से क्या चेंज हुआ दुनिया के अंदर कि हमने विद द टाइम इस पूरे कंसेप्ट को, जो स्किल बेस्ड था, हमने उसको बर्थ बेस्ड कंसेप्ट बना दिया, बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ ह्यूमंस। अब ह्यूमंस क्या करेंगे कि अगर मेरे पास कोई पावर है, मेरे पास अगर कोई प्रिविलेज है, तो वो हमेशा मेरे पास रहे और मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मिल जाए। और यही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, द कंसेप्ट विच वॉज स्किल बेस्ड, विच वॉज कर्मा बेस्ड, कि आप कर्म किस तरह से कर रहे हो, इट ट्रांसलेटेड इनटू अ बर्थ बेस्ड कंसेप्ट, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर वर्ना सिस्टम आ गया। और जो इंसान एक टाइम पीरियड के ऊपर, मान लीजिए अगर कोई आपकी पीढ़ी के अंदर कोई ब्राह्मण था, तो आप ब्राह्मण ही पैदा होगे। अगर कोई आपकी पीढ़ी के अंदर शूद्र था, तो आप शूद्र ही पैदा होगे, आपके वही कुल चलता जाएगा। तो उस नजरिए से इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि 600 BC के बाद
दुनिया में क्लैन, किंगशिप, ये जो हम कुल कहते हैं, जाति कहते हैं, ट्राइब कहते हैं, ये कंसेप्ट किस तरह से दुनिया में आए और किस तरह से आज तक ये हमें देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर इस चीज के बारे में, वो मैंने यहां पर आपको समझाया भी हुआ है, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड इट्स फीचर्स। अब मान लीजिए वर्ना सिस्टम आया। अब वर्ना सिस्टम के हिसाब से पूरे समाज को बांट दिया गया। जो लोग नीचे रह गए हैं वो अपने आप को डिप्रेस मानेंगे, वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड मानेंगे कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही। जब मैं कहता हूं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, इसका मतलब क्या है, दैट दीज पीपल वर नॉट हैविंग द एक्सेस टू द वेदास। अब यहां पर ये समझिए, अगर आपको आज मैं कह दूं कि आप पढ़ लिख नहीं सकते, तो अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आपके पास कोई भी स्किल या दुनिया की नॉलेज नहीं आएगी, जिसकी वजह से आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आज के टाइम में अगर किसको अपने समाज में आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा डेवलप होने, तो उसको पढ़ना लिखना पड़ेगा। और जिन भी लोगों को इस पढ़ने लिखने से दूर कर दिया जाएगा, उनको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा, तो वो पीछे रह जाएंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से। उसी तरह से आज से हजारों साल पहले जिन लोगों से इस ज्ञान के सोर्स को, वेदास को छीन लिया गया और उनको ये कहा गया कि आप इस वेदास को या फिर इससे जुड़ी हुई चीजों को नहीं कर सकते, तो उन कैटेगरी ऑफ लोगों को शूद्र कहा गया। और क्योंकि आपके पास एक्सेस टू नॉलेज नहीं है, तो आप हमेशा पीछे रह जाएंगे, आप दबे कुचले, एक्सप्लॉइटेड रहेंगे। और आपको आगे लेके आने के लिए आज के जमाने में क्या किया गया, रिजर्वेशन दी गई है कि इनके साथ हमने हजारों साल पहले बहुत गलत किया हमारे समाज में धर्म के नाम के ऊपर, तो वो है। तो उसी तरह से इसके बाद, वैदिक एज के बाद, जो हमारे दुनिया के अंदर दो नए धर्म आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो आप इन दोनों धर्मों के अंदर क्या देखेंगे कि ये ऑल इंक्लूसिव धर्म थे। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर आप शूद्र हैं तो आप बुद्धिज्म को ज्वाइन नहीं कर सकते, अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आप जैनिज्म को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऑल्दो देयर वर सर्टेन कंडीशंस कि अगर किसी स्लेव ने बुद्धिज्म को ज्वाइन करना है, सो देयर मस्ट बी अ विलिंगनेस ऑफ द मास्टर, कि मास्टर जब उस अपने गुलाम को नहीं कहेगा कि तू फ्री है और किसी धर्म को ज्वाइन कर सकता है, टिल दैट टाइम आप बुद्धिज्म को ज्वाइन नहीं करेंगे। बट आपके ऊपर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट जस्ट बेस्ड अपॉन योर बर्थ यू आर अलाउड टू ज्वाइन समथिंग और नॉट। तो जो नए धर्म आए वो पिछले धर्मों की जो करप्शन है उसको खत्म करने के लिए आए और अपने बेस को वो बड़ा करना चाहते थे। नो डाउट एट द सेम टाइम इनकी जो फिलोसफी है, इनके जो डॉक्ट्रिन्स है, वो बहुत डिफरेंट है वैदिक फिलोसफी से, जिससे अल्टीमेटली हिंदुइज्म निकलेगा। बट यहां पर आपको आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि 600 बीसी तक अगर आपको पिछला टाइम पीरियड समझ में आएगा, उसके आगे कंटिन्यूएशन में हमारा समाज बनेगा जो इन सारी चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए इसके पहले क्या हुआ है, जिसकी वजह से कॉज एंड इफेक्ट मोशन से हमारे समाज की फॉर्मेशन हुई है इन द कमिंग टाइम पीरियड्स। अब उसमें पेट्रियार्की के बारे में बताया जाएगा कि हमारे समाज में पेट्रियार्की है, वो वेदास के बारे में समझाएंगे कि वेदास के अंदर हमारे को बहुत सारे श्लोक ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर मेल सन्स की बात की गई है, फीमेल्स को अलग तरह से देखा गया है, फीमेल्स की कभी भी डिमांड नहीं की जाती कि हमारा समाज पहले से पेट्रियार्की को रिप्रेजेंट करता है। मेनी अ टाइम्स वुमेन हैज बीन रिप्रेजेंटेड एज अ सोर्स ऑफ सॉरो, कि ये सॉरो का सोर्स है। तो उस तरह से आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्यों आज के जमाने में हम पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रहते हैं, क्यों हम मैट्रियार्कल सोसाइटी में नहीं है। उसका जो कारण है, उसका जो कॉज है, वो आपको वे बैक एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वैदिक एज के दौरान देखने को मिलेगा। तो ये पूरा टाइम पीरियड की स्टडी है कि आज जो हमारा समाज बना है वो क्यों बना और उसके पीछे के कारण क्या है, वो इस चैप्टर में समझाए गए हैं। एंड आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो विल मीट इन द डे 4। और यहाँ पर जो आपके सामने एक पिक्चर है, हर पीपीटी के बाद, हर पीडीएफ के बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है। तो हमारी पूरी हिस्ट्री के जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेसेस हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज रही हैं, उनकी यहाँ पर पिक्चर्स लगी हुई है जो यहाँ पर डिपिक्टेड है। अब ये जो पिक्चर है वो है नेपोलियन की, फ्रांस का राजा रहा है। एंड दिस पिक्चर सिग्निफाइज व्हेन ही स्नैच्ड द थ्रोन। ये जो हम मुकुट पहनते हैं या फिर ताज पहनते हैं, जब कोई राजा की ताजपोशी होती है, तो वो ज्यादातर कौन पहनाता है उस राजा को ताज, जो उस धर्म का, जो उस देश का धर्म है, उसका जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, जो पादरी हो सकता है, हमारे इंडिया के अंदर प्रीस्ट हो सकता है, तो वो राजा को हमेशा क्या पहनाएगा, ताज पहनाएगा। अगर आप वर्ना सिस्टम को देखोगे तो वर्ना सिस्टम के अंदर भी कौन सबसे पहली स्पेस ले रहा है, वो ब्राह्मण। राजा जो है वो हमेशा दूसरे नंबर के ऊपर आएगा। तो पर यहां पर क्या हुआ कि नेपोलियन सबसे एक एस्टाउंडिंग, बहुत बड़ा फिगर क्यों बना, क्योंकि इसने पादरी के हाथ से ताज को छीन के खुद को, अपने आप को पहनाए, इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए कि जो धर्म है वो देश से या राजा से बड़ा नहीं हो सकता। कि अभी तक ये जो पूरी पिक्चर है ये 17वीं सेंचुरी की है।
इतने हजारों साल की अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो रिलीजन हैज ऑलवेज टेकन द फर्स्ट प्लेस इन एनी कंट्री, और धर्म के हिसाब से हर चीज चलती थी। पर नेपोलियन ने इस चीज को आके बदलने की कोशिश की। ऑल्दो आज के टाइम में भी हम अपने इंडिया को देखें, सो रिलीजन विल ऑलवेज टेक द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि हम सब लोग रिलीजियस लोग हैं। हम धर्म को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है धर्म के अंदर, वो बहुत ज्यादा है। बट देयर वॉज अ पर्सन जिसने इस प्रोसेस को, इस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश की थी, और उसने अपने आप को धर्म से बड़ा दिखाने की कोशिश की थी। तो अगर आप नेट के ऊपर जाओगे तो नेपोलियन क्राउनिंग हिमसेल्फ अगर सर्च करोगे तो आपको प्रॉपर यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी देखने को मिलेगी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। ये जो सारे इवेंट्स अगर आप थोड़ा बहुत इनके बारे में भी जान लोगे तो आपको आगे चल के काफी ज्यादा मदद होगी। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे 3। द एनसीईआरटी चैप्टर हैज बीन गिवन अलोंगसाइड। इस परसेप्शन से पढ़ने की कोशिश करना। विल मीट यू इन द डे 4 ऑफ द हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज। थैंक यू सो वेरी मच।